हम जो आज इस कोर्स के लिए इकट्ठे हुए हैं उसका नाम है जी RHCSA, जिसका मतलब है रेड हैट। कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। अब अगर मैं रेड हैट की बात करूं तो बेसिकली ये एक वेंडर है। इसके अलावा भी दुनिया में बहुत सारे वेंडर्स हैं, बहुत सारे वेंडर्स हैं। इसी काउंसिल है, काली है, पैरेट है। अभी हम आगे चल के सबकी बात करेंगे। हम प्राइमरीली तौर पर रेड हैट को ही क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जैसे आपने एक नाम सुना होगा सिस्को का। सिस्को एक जाइंट है पूरी दुनिया का, और पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो डिवाइसेस मौजूद हैं नेटवर्किंग की, वो सिस्को की ही हैं। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर अगर लिनक्स की बात की जाए तो लिनक्स की बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में जो इस टाइम चल रही है, कह सकते हैं फ्लेवर चल रहा है ज़्यादा, जिसकी फैमिली चल रही है वो रेड हैट की है। रेड हैट बिल्कुल सिस्को की तरह ही है, जो कि पूरी दुनिया का जाइंट है। एक इसको ये एज मिलता है, दूसरा एज ये मिलता है कि रेड हैट को परचेज कर लिया IBM ने। अब तो बात ही ख़त्म होगी ना, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इससे बड़ी कोई कंपनी टेक्नोलॉजी के अंदर इस वक्त नहीं है। IBM और लेनोवो को भी बाय कर लिया IBM ने, और IBM इस टाइम गूगल के पास है। आपको पता है ये सारी चीज़ों का। ये तो बात होगी इसकी। सर्टिफिकेशन की बात करें तो सर्टिफिकेशन के अंदर इसके काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हुआ करते थे। आपके पास पहले RHCSA 1 था, फिर RHCSA 2 आया, एंड देन 3 आया। ईच जो पेपर है ना उसकी कॉस्ट हुआ करती थी $300, तो काउंट कर लें ये $900 बनता है। तो जो शख्स $900 पे करता था वो ये सोचता था कि मैं $900 क्यों पे करूं, बजाय इसके कि मैं दूसरी किसी कंपनी की लिनक्स को पढ़ लूं। वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं, और वो इससे कम पैसे होते थे। तो लोगों ने रेड हैट की सर्टिफिकेशन को छोड़ के उस तरफ जाना शुरू कर दिया। अब ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक आया, तो रेड हैट ने ना अपने आप को रीफॉर्म किया, और उसने एक ही पेपर इंट्रोड्यूस करवाया RHCSA, जिसका पेपर कोड था EX200। इस वक्त यही मौजूद है, और ये $300 का पेपर था, लेकिन अब ये $600 का पेपर हो गया। और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है, लोग करते भी हैं और लोगों को ज़रूरत भी है इसकी। ये तो मैं समझ आ गई RHCSA। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन क्या है दुनिया के अंदर ना? अगर IT की फील्ड्स को देखा जाए ना तो बेसिकली IT की फील्ड्स दो तरह की निकलती हैं। एक आपके पास नेटवर्किंग साइड होती है, और एक आपके पास होती है डेवलपमेंट। अगर मैं नेटवर्किंग की बात करूं तो नेटवर्किंग के अंदर तो बहुत सारी आगे सब फील्ड्स हैं, जैसा कि प्योर नेटवर्क, और एक इसमें सर्वर साइड भी होती है। क्यों जी? ऐसे ही नेटवर्किंग के अंदर ना दुनिया के फेमस जो कोर्सेज हैं वो है आपके पास सिस्को के, CCNA, CCNP एंड CCIE। अगर मैं सर्वर्स की बात करूँ ना तो दुनिया में इस टाइम सर्वर्स के अंदर दो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। एक उसमें है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि बिल्कुल रिलायबल नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर कंपनी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है। मैंने अनफॉर्चुनेटली का वर्ड इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर लोगों को लिनक्स से ज़्यादा फेमिलियरिटी नहीं है, लोग ज़्यादा फेमिलियर नहीं है लिनक्स से। अब लिनक्स से फेमिलियर ना होने की वजह से सबसे बड़ा नुकसान ही उनको ये हो रहा है कि अब दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रोजन, वॉर्म्स और वायरसेस के अटैक्स आ रहे हैं, वो ऐसे चुटकी के साथ लग जाते हैं। अब लोगों को थोड़ा सा फेमिलियर होना पड़ रहा है। अब लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। हर कंपनी ने इस वक्त नीड कर दी है कि हमें एक लिनक्स इंजीनियर की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि वो अपने सर्वर्स को शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू लिनक्स। वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि जो लिनक्स है ना, लिनक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो इसके ऊपर वायरस बनाना बहुत मुश्किल है। लिनक्स का वायरस बनाना बहुत मुश्किल है। समझ लें कि वही हरकत करेगा जो कि बहुत ही गुरु टाइप का आदमी, और वो उसके लिए हरकत करेगा जिसके बारे में उसको कंफर्म पता है यार यहाँ पे मैं अटैक करूंगा तो मुझे को फायदा होगा। अब जैसे हमारी कंपनी है, ये एक सर्वर लगा है आपके सामने, कितना को करोड़ों रुपए का डाटा इसके अंदर होगा? नहीं होगा ना। तो अब एक बंदा है जिसने इस सर्वर के ऊपर अटैक कर दिया, ये लिनक्स का सर्वर है।
अटैक किया और अटैक करके इतनी मेहनत करके उसने अंदर से डाटा निकाला, तो पता क्या लगा, अंदर से चंद फाइलें निकली हैं जिसके ऊपर बच्चों के नाम लिखे और आगे कोर्सेज का नाम लिखा। तो एट द एंड वो गालियाँ निकाल के जाएगा कि मेरा टाइम ज़ाया कर दिया। तो टाइम हमने नहीं ज़ाया किया, टाइम उसने खुद ज़ाया किया। तो पहले पूरी एक रिसर्च होती है अटैक से पहले। ये एक लंबी कहानी है, फिलहाल हम एथिकल हैकिंग नहीं पढ़े ना हम साइबर सिक्योरिटी पढ़े, ये पूरी एक साइंस है। तो जब इंशाल्लाह पढ़ेंगे फिर उसको डिस्कस करेंगे कि सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है, इसके अलावा आप डाटा गैदर कैसे करते हैं, डाटा गैदरिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें बात की बातें हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 2 ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि सर्वर मैनेजर के तौर पे अपना रोल एक्ट कर रहे हैं। एक माइक्रोसॉफ्ट है और एक आपके पास लिनक्स है। माइक्रोसॉफ्ट तो इटसेल्फ एक अपना ज़ाती ब्रांड है और इसके लिए जो उनका सर्वर है ना वो माइक्रोसॉफ्ट सर्वर है और उनकी जो सर्टिफिकेशन है वो MCSA है और MCSE है। ए मैं कभी आपको प्रेफर नहीं करता किसी को भी, अगर किसी ने पढ़ना है तो वो ई पढ़े, उसकी जॉब सिक्योर हो जाती है, क्योंकि हर कंपनी में इस टाइम सर्वर्स लगे हुए हैं, माइक्रोसॉफ्ट के ही लगे हैं तो जॉब सिक्योर है। ई पढ़ने के बाद जॉब मिल जाती है। लिनक्स की बात करें तो अब चूँकि प्राइमरी चीज़ बन गई है, तो एक इसका कोर्स है RHCSA जिसके अंदर आप एडमिनिस्ट्रेशन सीखते हैं कि लिनक्स क्या होती है, उस पर काम कैसे करते हैं, और एक इसका कोर्स होता है RHCE रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, जिसके अंदर बेसिकली आप सर्वर्स को पढ़ते हैं। सर्वर क्या होता है, सर्वर मैनेज कैसे करते हैं, सर्वर क्रिएट कैसे करते हैं, उसको डिलीट मॉडिफाई कैसे करते हैं, ये ईच एंड एवरीथिंग सारी चीज़ें आप इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं RHCE के अंदर। तो अगर अब हम बात करें तो हमारे सामने डेवलपमेंट साइड तो हमने डिस्कस नहीं ना करनी, क्योंकि हम उसके लिए आए ही नहीं, हम नेटवर्क साइड की बात कर रहे हैं। तो नेटवर्क 2 चीज़ों से मिलकर बना है, नेटवर्किंग और सर्वर। अगर तो आज के दौर में आपको कहीं पर IT के अंदर जॉब करनी है, मैं अब पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबली बात कर रहा हूँ। ग्लोबली अगर आपको पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी जॉब करनी है जिसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, तो आपको ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड लेकर चलनी पड़ेंगी, नेटवर्किंग भी और सर्वर साइड भी। अब आपका सवाल होगा कि सर मुझे क्या पढ़ना चाहिए। अगर तो पाकिस्तान में है ना तो आपको CCNA के साथ माइक्रोसॉफ्ट पढ़ना ज़रूरी है, और लिनक्स तो मैंडेटरी हो गया ना हर जगह। और अगर आप बाहर हैं तो बाहर आपको जाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का कोई इतना स्कोप नहीं है, इतना ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल आप समझ लें 100 में से 5% है। और अगर मैं कहूँ 100 में से 98% किसका, तो वो लिनक्स है, क्योंकि वो लोग आपको पता है कितने ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है, वो कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी वो लिनक्स से शुरू होकर लिनक्स पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको लिनक्स नहीं आती तो आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। अगली बात, आपने अपने फ्यूचर के अंदर IT के अंदर कैरियर को मजबूत करना है, आपने किसी भी साइड पे जाना है, आप यहाँ से निकल के डेवलपमेंट वाली साइड पे चले जाएं, लिनक्स के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। दुनिया की बेस्ट डेवलपमेंट इस वक्त लिनक्स के ऊपर हो रही है। आपकी जितने पेलोड्स हैं दुनिया के अंदर ऑटोमेशन के, जिस पर सबसे ज़्यादा इस टाइम काम हो रहा है, लिनक्स के ऊपर हो रहा है। क्लाउड का सारा आर्किटेक्चर लिनक्स का है, क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी है ही लिनक्स की, क्लाउड बेस्ड क्लाइंट मशीन्स जो हैं लिनक्स की, हर जगह पे जब लिनक्स ही लिनक्स हो रही है तो लिनक्स आनी तो ज़रूरी है। इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी अब ट्रेंड बन चुका है कि लोगों को लिनक्स पढ़ना ज़रूरी है, लिनक्स के बगैर गुजारा नहीं है। ये तो बात होगी अब इस टाइम लिनक्स की। अब बात करते हैं थोड़ी सी कंपनी के हवाले से, इंस्टीट्यूट के हवाले से, जिस इंस्टीट्यूट में आप तशरीफ़ लाएंगे। इंस्टीट्यूट का नाम है जी ओपस सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं, मैंने क्यों जानबूझ के लिनक्स से स्टार्ट किया, ताकि जो हमारे दोस्त हैं वो भी सारे ज्वाइन कर लें, उसके बाद इकट्ठा ही उनको इंट्रोडक्शन देना पड़े, बार बार ना देना पड़े ना। तो मेरा नाम है जी तौकीर शाह और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन मार्केट का 10 साल का एक्सपीरियंस है। 8 साल का मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, उसके साथ फील्ड का भी है। ओवरऑल जो मेरा फील्ड का एक्सपीरियंस है वो 10 साल का है, टीचिंग का मेरा 8 साल का है। इस 10 साल के एक्सपीरियंस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, जिनके मैं अभी नाम नहीं ले सकता क्योंकि ये वीडियो अभी इस टाइम आपकी यूट्यूब पे भी जानी है, तो मैं अब कंपनीज़ का नाम नहीं ले सकता, वरना बड़ी बड़ी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं पाकिस्तान की जाइंट हैं, उन तमाम के डाटा सेंटर्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिज़ाइन किए। उसके बाद जो निचला लेवल आता है मीडियम क्लास का, उनके भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डिज़ाइन किए। स्मॉल लेवल के अक्सर मैंने डिज़ाइन किए। फार्मास्यूटिकल्स में चले जाएँ, उनकी बड़ी बड़ी कंपनीज जो जाइंट है पाकिस्तान के, उनके मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया है, डाटा सेंटर मैंने डिज़ाइन किए हैं। आप जितने बड़े बड़े नाम सोच सकते हैं ना पाकिस्तान में, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स जो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके डाटा सेंटर्स हमने ही डिज़ाइन किए हैं और ओपस के अंडर ही किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपस को ये एज है कि ओपस ने बहुत बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह टास्क परफॉर्म किए हैं। तो सबसे बड़ा आपको फ़ायदा पढ़ने का ही हो जाएगा कि आप एक प्रैक्टिकल बंदे से पढ़ रहे हैं जिसने प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया।
ट्रेनिंग्स की अगर बात की जाए तो मुझे चूँकि 8 साल हो गया पढ़ाते हुए, तो ये तमाम ट्रेनिंग्स हैं जो इस टाइम आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी ट्रेनिंग्स हम ऑफ़र कर रहे हैं। इसमें आपकी सिस्को भी है, आपके पास फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग्स भी है, आपके पास नेटवर्क से रिलेटेड माइक्रोटिक है, सिस्को है, OLT है, रेड हैट है, एथिकल हैकिंग है, वर्चुअलाइजेशन है, pfSense है, सिक्योरिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि हमारी नेटवर्क के अंडर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन सारी की सारी डोमेन्स को मैं ही कवर कर रहा हूँ। बाकी अगर बैचेस ज़्यादा हों तो हमारे पास दूसरे टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं इसमें, बाकी टीचर्स भी मिलकर वो इसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारा थोड़ा सा ओपस के हवाले से इंट्रोडक्शन है। अब बात करते हैं एट द एंड ऑफ सेशन जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसकी वर्थ क्या होगी। याद रखिएगा, नेशनल सर्टिफिकेट और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आप दुबई भी चले जाए ना, दुबई के किसी इदारे से आप पढ़ लें तो वो दुबई का जो सर्टिफिकेट होगा वो नेशनल होगा, वो इंटरनेशनल नहीं होगा। इंटरनेशनल किसको कहते हैं? इंटरनेशनल सर्टिफिकेट वो होता है जो कि एक्चुअल में वेंडर देता है। जैसे सिस्को है, सिस्को इंटरनेशनल ब्रांड है और वो अमेरिका में। आप अगर सिस्को को एग्ज़ाम देते हैं तो सिस्को जो आपको सर्टिफिकेट देगा वो होगा इंटरनेशनल। रेड हैट जो आपको सर्टिफिकेट देगा वो होगा इंटरनेशनल। इसी कौंसल जो CEH एथिकल हैकिंग का जो आपको सर्टिफिकेट देगा वो होगा इंटरनेशनल। बाकी सारे नेशनल। आप अमेरिका के किसी अपने ज़ाती इंस्टीट्यूट से भी पढ़ लें, वो भी आपको जो सर्टिफिकेट देगा वो भी नेशनल होगा, वो सिर्फ अमेरिका के अंदर ही चलेगा। अमेरिका से बाहर निकलेंगे किसी ने मुंह नहीं लगाना, क्योंकि वो कोई यकीन नहीं करता किसी दूसरी कंट्री के सर्टिफिकेट के ऊपर जब तक आप इंटरनेशनल सर्टिफिकेट नहीं लाते। इसका मतलब ये है कि हमें इंटरनेशनल की ज़रूरत तब पड़ती है जब हमने मूव करना हो, उसके बगैर आपको इंटरनेशनल की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हम चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड कंपनी है, हम 5 अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, टैफ्टा, PSTA, PSDF और आपका FBR। हम 5 अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं। तो अथॉरिटी से रजिस्टर्ड होने की वजह से जो हमारे सर्टिफिकेट की वर्थ है वो बाकी इंस्टीट्यूट से ज़्यादा है। उसके ऊपर जो स्टैंप लगी होगी, चूँकि वो रजिस्टर्ड कंपनी की स्टैंप है तो उसकी वर्थ ज़्यादा है। प्लस एक ऐसी चीज़ है जो कि बाकी इंस्टीट्यूट अभी अचीव नहीं कर सके, वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कंपनी के अंदर जाते हैं, आप जाके बताते हैं जी मैंने ये सर्टिफिकेट की है, तो आजकल तो आपको पता है एडोब फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का ज़माना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है कि हर बंदा डिज़ाइन करके ले आता है। अब सर्टिफिकेट को डिज़ाइन करके किसी को जाके दिखा दो और कहे जी मैंने इंस्टीट्यूट से लिया है। अब आप कैसे साबित करेंगे कि वाकई इंस्टीट्यूट का है? मतलब मैं जैसे आपके सामने एक सर्टिफिकेट अभी दिखाऊँ और मैं आपको कहूँ जी आपका ही है, आप कैसे साबित करेंगे उनको वाकई आपका है? आप कैसे साबित करेंगे कि आपने फोटोशॉप में ये इलस्ट्रेटर में नहीं बनाया? उसका तरीकाकार ये है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर हमने एक पोर्टल बनाया वेरिफिकेशन का। आप यकीनन खुद बना सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे नहीं डाल सकते। हमारी वेबसाइट के ऊपर तो वो होगा जिसका हमने टैक्स पे किया होगा, जो हमारा रजिस्टर्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल होगा। मैं आपको एक सर्टिफिकेट जैसे एक व्यू भी करवाता हूँ। आपको एक यूनिक ID दी जाएगी, उस ID के थ्रू आप सर्टिफिकेट सर्च करेंगे और सर्टिफिकेट सर्च करने के बाद आपके पास उसकी डिटेल आ जाएगी। ये स्टूडेंट का नाम है, कोर्स का नाम, इस ID के थ्रू आपने ये डिटेक्ट किया और इस डेट को उसने ये अवार्ड हासिल किया था। अब मैं इसके डाउनलोड सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप PDF की फॉर्म में भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। ये इस बच्चे का सर्टिफिकेट है, स्टैम्प भी मौजूद है, सिग्नेचर्स भी मौजूद हैं, डायरेक्टर टेक्निकल के भी हैं और CEO के भी सिग्नेचर्स हैं। अब ये आप नहीं कर सकते, ये स्टैंप आप नहीं ला सकते, ले भी आए यहाँ पे नहीं, आप वेबसाइट पे आप अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ पे वही बंदा अपलोड करेगा जो कि कंपनी का अपना ज़ाती रिसोर्स हो। तो हम आपकी वेरिफिकेशन भी करवाएंगे, मतलब चंद सेकंड्स के अंदर आप अपनी उस कंपनी को वेरिफिकेशन करवा सकते हैं अपनी, और आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो थोड़ी सी बात हमने की थी अपनी कंपनी और वेरिफिकेशन के हवाले से। अब आते हैं प्योरली RHCSA के अंदर। आज बेसिकली हमारी थी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में कोई कुछ नहीं पढ़ाता होता, आपको पता ही, सिर्फ नाव होती है, बातचीत होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। मेरी हमेशा से आदत है कि ओरिएंटेशन के अंदर चूँकि हमें कौम को आदत है एक, और ये बुरी आदत है लेकिन आदत है हमें, वो ये है कि जिसने नहीं भी करना ना उसने भी चस्का ज़रूर लेना है। अपना भी टाइम थोड़ा सा वेस्ट करना है, सामने वाला का भी थोड़ा टाइम वेस्ट करना है, लेकिन हमने करना ज़रूर है, हमें आदत ज़रूर है कि हमने चस्के ज़रूर लेने हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि उस चस्का पार्टी को भी ना थोड़ा सा डिटेल के साथ ऐसा पढ़ा दिया जाए कि कल को ज़िंदगी में उसके काम आ जाए। कभी ना कभी किसी ना किसी से वास्ता तो पड़ सकता है। कोई आपसे पूछ ले बताएं लिनक्स क्या है, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, IT का तो वहाँ पर सर्वाइवल है ना, कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाएगा यार ये लिनक्स है, यार ये हैकिंग है।
तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए क्या चीज़ है। तो इसलिए मैं आज के लेक्चर में भी कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि हमारे बेसिकली कोर्स का पार्ट है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला दुनिया के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया गया ना, वो तो कौन सा है उसकी भी बात नहीं हो रही, लेकिन उसके बाद मैं भी नेटवर्किंग नहीं पढ़ा रहा, उसके बाद OSI मॉडल आया, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसके बाद कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसाइड कर लिया गया कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर आज के बाद दुनिया के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होंगे। क्योंकि उस ज़माने में प्रॉब्लम ये था कि दो कंप्यूटर्स या दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट नहीं करती थी, क्योंकि दोनों के ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होते थे, आज भी डिफरेंट है। एक अगर विंडो है, दूसरी लिनक्स है, लेकिन कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर एक यूनिक्स है, एक विंडो है और तीसरी लिनक्स है, तीनों भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है? उस ज़माने में भी तो अलग थे, आज क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? उस टाइम क्यों नहीं कर पाते थे? उस टाइम कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, बेस स्ट्रक्चर। जैसे हमारी एक बिल्डिंग है ना, उसका एक आर्किटेक्चर होता है, सरिया इतना डालना है, उसमें बजरी इतनी डालनी है, कंक्रीट इतना डालना है, हम पूरा एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं ना, ज़्यादा नहीं करते, हम कम नहीं करते, हमें पता है कि इतना ही करना है। बिल्कुल ऐसे ही जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है तो उसमें कितना आपने सरिया डालना है, कितनी तारें लगानी है, कितना मार्बल होगा, ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइडेड है कि इसमें आर्किटेक्चर के अंदर डिज़ाइन क्या किया जाएगा। उस आर्किटेक्चर के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। उन रेगुलेशंस और रूल्स को कहा जाता है 7 लेयर्स, OSI मॉडल। बाद में दुनिया के अंदर डेवलपर्स ने देखा कि यार ये बहुत बड़ा इशू है, इन 7 लेयर्स को जब डेटा क्रॉस करता है तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। उसका एक जदीद वर्जन आया जिसको TCP/IP मॉडल कहा जाता है और आज दुनिया में वही इंप्लीमेंटेड है। उसके अंदर 4 लेयर्स कर दी गई हैं, लेकिन वो 4 की 4 लेयर्स उस OSI की 7 लेयर्स का ही काम कर रहे हैं। तो उन 7 लेयर्स की जगह पे जो 4 लेयर्स इंप्लीमेंट हुई हैं, आज यही 4 लेयर्स हैं जो कि दुनिया के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर पहले डिज़ाइन की जाती हैं, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है। अब चूंकि दुनिया के तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर TCP/IP मॉडल है, इस वजह से तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम आज के दौर में आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपको पश्तो आती है और मुझे उर्दू आती है, हम बात नहीं कर सकते, इशारों से तो कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं बात कर सकते क्योंकि आपको मेरी ज़ुबान नहीं आती, मुझे आपकी नहीं आती। हाँ, अगर दरमियान में ट्रांसलेटर बिठा दें जिसको आपकी भी ज़ुबान आती है और मुझे मेरी भी आती हो, तो हमारी आपस में इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करके वो आंसर कर सकता है। लेकिन हम श्योर नहीं है कि आप, मैं श्योर नहीं हूँ कि आपकी तरफ से जो मुझे उसने जवाब दिया वाकई सही है कि वो हमें मार रहा है, ये मुझे श्योर नहीं है। इस तरह बहुत सारे इश्यूज थे उस ज़माने में भी, तो लोगों ने डिसाइड किया, डेवलपर्स के पास के डेवलपर्स ने फिर एक TCP/IP मॉडल ही डिज़ाइन कर लिया। उसको दुनिया में पहली दफ़ा जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डाला गया वो यूनिक्स था। तो हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले जो डिज़ाइन किया गया वो यूनिक्स था। अब ये 1984 के अंदर डिज़ाइन किया गया। इसको डिज़ाइन करने वाले का नाम था डेनिस रिची। वो बचपन में ना एक रिची रिच कार्टून आया करते थे, उसे अब याद कर लें, डेनिस रिची। तो बेसिकली इसकी कंपनी थी पूरी जिसका नाम था AT&T। इस कंपनी की तरफ से ये बंदा प्रेजेंटर था और इसने इस कंपनी की तरफ से ज़्यादा रोल खुद प्ले किया था और 1984 के अंदर ये एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन कर दिया। इंतहाई बग्स थे इसमें, क्योंकि पहली जो चीज़ आती है वो बीटा वर्जन आता है, उसमें बग्स होते ही होते हैं, बग फ्री नहीं होती। उसके अलावा एक बहुत बड़ा इशू था, वो ये कि ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम था ना, ये नियर टू प्रोग्रामिंग था। अब जिस बंदे ने प्रोग्रामिंग पढ़ी है ना, जो बंदा प्रोग्राम, बेसिकली ये डिज़ाइन किया गया था C लैंग्वेज के ऊपर। अब इसके ऊपर जो बंदा काम करना चाहता है ना, उसको भी C लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। उसके अलावा फिर उसकी प्रोग्रामिंग की स्किल्स बहुत हाई होनी चाहिए, उसको कर्नल का पता होना चाहिए, उसको डिबगिंग का पता होना चाहिए, उसको बैकएंड पे मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए, उसको सारे के सारे उसके मोड्स का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आम बंदे को पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं चीज़ें क्या हैं, लेकिन डेवलपर को पता है। लेकिन एक प्रोग्रामिंग वाले बंदे को पता है, उसके अलावा किसी को नहीं पता। तो जितने लोग कंपनी में ये डिज़ाइन करके अप्लाई करते हैं, जैसे आप हैं, आपने कंपनी में एक आर्किटेक्चर डिज़ाइन करवा लिया, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर ली कि हमने लगाना है, अब इंस्टॉल कर लिया, प्रोग्रामर ने तो नहीं चलाना, उसको चलाना तो आपने और मैंने है, हम तो प्रोग्रामर नहीं है, हम तो नहीं इसको चला सकते। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। इसके बाद इसकी लेटेस्ट स्टेज आई जिसके अंदर इसका जो लेटेस्ट वाला वर्जन बना उसको भी यूनिक्स ही कहा जाता है, लेकिन वो वाला यूनिक्स नहीं जो पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ था, ये एडवांस यूनिक्स है। इस एडवांस यूनिक्स के अंदर आज जो दुनिया के अंदर आपके सामने इम्प्लीमेंटेड है कुछ फैमिलीज़, उसके अंदर आपके पास FreeBSD दुनिया के अंदर मशहूर तरीन है।
एक फ्लेवर है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि यूनिक्स के ऊपर चलता है, इसको फ्री BSD कहते हैं। IBM ने अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जिसको IBM OS कहते हैं। एक बहुत मशहूर है जिसको सोलारिस कहते हैं। सन एक कंपनी है, सन सोलारिस, उस कंपनी ने अपना सोलारिस नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन किया है। ये दुनिया के सबसे फेमस यही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि ज़्यादातर यूनिक्स के अंदर इम्प्लीमेंटेड है। अगर दुनिया में 100 यूनिक्स के फ्लेवर इम्प्लीमेंटेड है ना, तो 80 जो फ्लेवर होंगे वो यही होंगे। 80 कंप्यूटर्स के ऊपर सोलारिस ही चल रही है। ये ईजी टू यूज़ भी है और ईजी टू अंडरस्टैंड भी है, लेकिन आज भी एक आम बंदा लेमैन इसको नहीं पढ़ सकता। इधर भी आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स ही चलेंगी, तो ये तो बहुत बड़ा इशू आ गया। अभी भी वो इशू है, मतलब आपने बहुत बड़ी प्रोग्रामिंग से छोटी प्रोग्रामिंग अचीव कर ली है, लेकिन है तो अभी भी प्रोग्रामिंग। अब ये मसला आ गया, तो डेवलपर्स को कहा गया कि सर कुछ करें, कोई और हल निकालें। तो डेवलपर्स के अंदर एक बंदा निकला जिसने एक दुनिया के अंदर नई फैमिली इंट्रोड्यूस करवाई। वो उस पुराने यूनिक्स से लिया, उसके कोड को पकड़ा और उसको पकड़ के एक फैमिली निकाल दी जिसको लिनक्स फैमिली कहा जाता है। और निकालने वाले का नाम था लाइनस टोरवल्डस। हैरानकुन बात यह है कि ये आज भी जिंदा है, यानी कि ये बात बहुत पुरानी नहीं है, ये बात न्यू है अभी भी। तो लिनक्स की जो जनरेशन निकली बेसिकली ये यूनिक्स से ही डिराइव की गई, और ये इतनी आसान है कि जैसे आप हैं, अक्सर लोगों ने मुझसे बात की कि सर इसके लिए प्री रेक्विजिट क्या है, तो मैंने उन लोगों को कहा कि प्री रेक्विजिट कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आगे मेरा काम है कि आपको कैसे पढ़ाना। तो इसका कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, ये इतना आसान ऑपरेटिंग सिस्टम है कि अगर आप एक काबिल उस्ताद से पढ़ लें जो कि बाकी प्रैक्टिकल है, आपको 100% समझ आ जाए। तो लिनक्स फैमिली इंट्रोड्यूस तो करवा दी गई, लेकिन इसमें बहुत सारे इश्यूज थे। इसके अंदर से फिर 2 फैमिलीज निकाली गई, एक को कहा गया डेबियन फैमिली और एक को लिनक्स की फैमिली ही कहा गया। अब ये आपने कभी मिक्स नहीं करना। तो अब हमें बात समझ आ गई कि दुनिया में इस टाइम 3 फैमिलीज हैं, ये यूनिक्स, एक डेबियन और एक लिनक्स। अब तो मसला ही हल हो गया ना। दुनिया में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अलावा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा ना, ABC XYZ कुछ भी है, डरना नहीं है देखकर। इंटरनेट पे जाना है, उसका नाम लिखना है और आगे लिखना है दिस वर्जन, इस वर्जन का किस फैमिली के साथ कॉन्टैक्ट है, किस फैमिली से बिलोंग करता है। आपको फ़ौरन गूगल निकाल देगा कि इसकी फैमिली कौन सी है, वो बता देगा ये यूनिक्स फैमिली है, ये डेबियन फैमिली है, ठीक है, ये लिनक्स फैमिली है। तो तीसरी के अलावा चौथी कोई फैमिली नहीं है, 3 फैमिलीज हैं। हम किसको पढ़ने आए हैं? हम लिनक्स को पढ़ेंगे। वजह क्या है? मैं यूनिक्स क्यों नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको डेबियन क्यों नहीं पढ़ा रहा? पहली उसकी वजह ये है कि लिनक्स के अंदर जो फेमस इस टाइम दुनिया के अंदर फ्लेवर मौजूद है ना, वो है रेड हैट। ये लिनक्स फैमिली ही है। एक वजह इसकी ये है कि हम लिनक्स ही पढ़ रहे हैं तो हम लिनक्स ही पढ़ेंगे, हम रेड हैट पढ़ रहे हैं ना तो हम लिनक्स ही पढ़ेंगे। पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि रेड हैट इतनी फेमस है कि US आर्मी और US नेवी अपनी सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसी ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। दूसरी बड़ी वजह ये, और ये दुनिया का सिक्योर तरीन ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने एक टूल की वजह से जो कि आगे जाके हमने पढ़ना है, जिसको कहते हैं एसिड लिनक्स। इसका क्लेम है कि दुनिया के अंदर आज तक कोई बंदा इसको हैक नहीं कर सका, और ये रियलिटी है। वजह उसकी पोर्ट्स हैं और उसकी सॉकेट्स हैं। वो अपनी पोर्ट्स को अपने ना मोड के मुताबिक चेंज कर लेता है। अब वो कैसे करता है, अभी तो हम इतने एक्सपर्ट नहीं हुए कि मैं अभी बता दूं आपको। जिस दिन हम वहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे, वो कैसे अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। इंटरनल नहीं करता, एक्सटर्नल चेंज करता। तो यूज़र बड़ी मेहनत के साथ पोर्ट स्कैन करके अंदर घुसता है, तो पता लगता है अंदर से पोर्ट ही चेंज होगी। मतलब आप निकले हैं पहले नंबर दरवाजे से, और आपको पता है अगर मैं पहले नंबर के दरवाजे से निकला हूँ तो ये अंदर जाने का भी रास्ता है ना, तभी तो अंदर से निकले। अब आपको पता है मैंने वापस आना है तो पहले से ही अंदर आना है। आप अंदर आते हैं तो पता लगता है इतनी मेहनत से आप सारी जगह क्रॉस करके पहले दरवाजे से एंटर होने लगे हैं, तो जनाब आगे दीवार आ गई, किसी ने दीवार कर दी है, तो काम खराब हो गया ना। आप इतनी मेहनत से जगह याद करके सारी जगह क्रॉस करके पहुँचे यहाँ तक, तो दीवार ही बंद हो गई आगे। अच्छा जी, ऑनलाइन वालों से एक गुजारिश है कि अभी हमारी अगर मीटिंग ऑफ हो जाए ना, तो आप सेम लिंक से दोबारा विदिन 30 सेकेंड दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये एक तरीकाकार था उस आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करने का रेड हैट का, कि उसके अंदर एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर टूल डाल दो जो कि कभी भी हैक नहीं हो सकता। तो वो हैक नहीं हो सकता, इस वजह से इसको पढ़ने की दूसरी वजह ये भी है। एक और वजह भी है, वो वजह ये है कि जैसे हम सिस्को पढ़ते हैं नेटवर्किंग के अंदर, हम ये कहते हैं कि अगर आपने सिस्को को पढ़ लिया
तो दुनिया का कोई भी नेटवर्क आर्किटेक्चर पकड़ लें, हवावे पकड़ लें, 3Com पकड़ लें, HP, डेल, जूनिपर, अब सिस्को के बाद दुनिया का जो नाम आता है वो जूनिपर का आता है, आप जूनिपर भी पकड़ लें। अगर आपने सिस्को को पढ़ा ना, आप तमाम डिवाइसेस के ऊपर काम कर सकते हैं, तरीका वारदात चेंज नहीं होगा, मतलब काम करने का अंदाज चेंज नहीं होगा, कमांडे चेंज होंगे। मतलब इधर आप लिख देते ABC, वहाँ पे लिख देंगे XYZ, तरीका एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, चेंज कुछ नहीं होना। बस अगर यहाँ पर राइट पे तो वहाँ पे लेफ्ट पे हो जाएगा, बस इतना फ़र्क और कुछ भी नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप CD70 खरीदते हैं होंडा की, तो क्या उसके जो इंजन है वो यामा के ऊपर टैंकी के ऊपर लग के आता है, वो भी उधर ही लगा होता है, नाम के फ़र्क। अगर आप 125 खरीदते हैं होंडा का, तो वो अगर उसका इंजन नीचे लगा है ना, तो दूसरी कंपनी का भी उधर ही लगा होगा, फ़र्क कुछ नहीं। फ़र्क ये उसके चलने में फ़र्क है, उसके अंदर कैपेसिटी का फ़र्क है, और उसके अंदर इंटरनल कुछ अपने पार्ट्स हैं वो चेंज होंगे, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं। बिल्कुल ऐसे ही सिस्को को अगर किसी ने पढ़ लिया तो दुनिया की तमाम नेटवर्क डिवाइसेस पर काम कर सकता है। ऐसे ही अगर वो कोई बंदा रेड हैट को पढ़ ले तो दुनिया की जितनी भी लिनक्स और डेबियन सीरीज़ हैं तमाम को पढ़ सकता है। मैंने यूनिक्स का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ डेबियन और लिनक्स का नाम लिया। क्यों? डेबियन और लिनक्स के अंदर 80% सिमिलैरिटी है, 80% सिमिलैरिटी है, 20% चेंजिंग जो है वो सिर्फ उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की है। जैसा कि अभी आपने एक नाम लिया था काली लिनक्स का, तो काली के ऊपर काम करने का अंदाज सेम है, उसके टूल्स की कमांड थोड़ी सी डिफरेंट है। अब टूल को कैसे यूज़ करना है, तो पहले तो सर्वर आने चाहिए, फिर हम काली की तरफ जाएंगे, साइबर सिक्योरिटी की तरफ पहले जाएंगे, बाद में पहले तो सर्वर पढ़े ना, सर्वर कैसे काम करते हैं, सर्वर के अंदर लॉगिंग कैसे होती है, सर्वर का आर्किटेक्चर क्या होता है, सर्वर बनता कैसे, काम कैसे करता है। जब तक हमें यही नहीं पता तो सर्वर के अंदर जाने के रास्ते कहाँ से पता लगेंगे हमें। तो 80% इन दोनों में सिमिलैरिटी है। अगर आप रेड हैट को पढ़ लेते हैं आप डेबियन पे भी काम कर लेंगे। अच्छा, इसी तरीके से 80% डिफरेंस है यूनिक्स और लिनक्स के अंदर। यूनिक्स की फैमिली में और लिनक्स की फैमिली में 80% डिफरेंस है। जैसे 80% सिमिलैरिटी है ना यूनिक्स लिनक्स में और डेबियन में, ऐसे उसमें डिफरेंस है। तो रेड हैट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने अपना नाम भी रेड हैट ही रखा और अपने फ्लेवर का नाम भी रेड हैट रखा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, जिन दिनों में यूनिक्स बना था ना दुनिया में पहली दफ़ा 1984 के अंदर, आप जब भी किसी यूनिक्स के फ्लेवर को देखेंगे ना आपको ये लफ्ज़ बड़ा दिखने को मिलेगा, गुन्नू। अब लोग अक्सर पूछते हैं ये क्या है, ये गुन्नू क्या है। तो बेसिकली गुन्नू एक तहरीक का नाम, एक बहुत इंटरनेशनल एक तहरीक चली थी जिसमें पूरी दुनिया के सारी कंट्रीज़ ने अपने आप को इन्वॉल्व किया था। इस तहरीक का मकसद क्या था? इसका मकसद ये था कि जो आपने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की है, अब से पहले तो मैं पूरी आपको आर्किटेक्चर बता चुका, डिज़ाइन बता चुका। पहले क्या होता था कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम को उस मशीन के लिए अलग से डिज़ाइन किया जाता था, फिर वो मशीन दूसरी मशीन से बात नहीं करती थी क्योंकि दोनों का ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिफरेंट है। तो बाद में दुनिया में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम डेनिस रिची ने ईजाद कर दिया जो कि किसी भी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो सकता है। पहली चीज़ तो ये चीज़ हुई, और सिर्फ इंस्टॉल नहीं हो सकता, जितनी मशीनों के अंदर इंस्टॉल करेंगे वो आपस में बातचीत भी करेंगे। ये दूसरी चीज़ अचीव की है। असल ये चीज़ थी जो अचीव होनी थी, क्योंकि पहले तो बेशक ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट हो, सेम भी कर देना तो बात नहीं करते थे। हमने असल में बात करानी थी कंप्यूटरों की आपस में, तो वो दोनों चीज़ें इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अचीव हो गई। तो दुनिया में एक तहरीक बनी कि ये आपने कौन सी ऐसी बला बना ली जिसको बना के हाइड कर ली है, इसको ओपन करें। वो ओपन नहीं करते थे। सी लैंग्वेज के अंदर उन्होंने इसका पूरा वो कर्नल डिज़ाइन किया था, ओपन नहीं करते थे। फिर पूरी दुनिया की तहरीक जब इसमें शामिल हुई, अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ा, फिर वो मजबूर हुआ कि उसको ओपन करे। इसी वजह से पूरी दुनिया में जब यूनिक्स और लिनक्स का नाम लिया जाता है ना, तो साथ में लिखा था ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स इसी वजह से आता है क्योंकि इसका कर्नल ओपन है। आज अगर आपको ये नॉलेज है ना कि कर्नल क्या होता है, इसकी मॉडिफिकेशन कैसे होती है, आप कर्नल उठाएं, गूगल पे जाके सर्च करें, आपको पूरा कर्नल मिल जाएगा यूनिक्स का। उसको पकड़ें, माइनर या मेजर मॉडिफिकेशन करके अपने नाम की लिनक्स बना ले, वकास लिनक्स बन गई, बेचें उसको। अब वो बिकेगी नहीं क्योंकि वो तो फ्री है। आप कैसे बेचेंगे? आप उसको ऐसे बेचेंगे अगर आपने उस लिनक्स के अंदर किसी एक टूल को डिज़ाइन किया। जैसे रेड हैट ये अपनी सेल आउट करता है, क्यों? एससी लिनक्स की वजह से। वो एससी लिनक्स यूनिक्स ने नहीं बनाया, वो रेड हैट कंपनी ने इन हाउस डेवलपर्स हायर करके फिर डिज़ाइन किया टूल। ऐसे काली लिनक्स आज भी परचेज की जाती है उसके कुछ टूल्स। क्यों? इस वजह से क्योंकि उसको जो टूल्स है ना वो पेड है, वो जिस बंदे ने बनाए हैं उसने इतनी मेहनत के साथ बनाया, वो परचेज करने पड़ते हैं आपको। काली लिनक्स नहीं परचेज करनी पड़ती, वो फ्री है। लेकिन अटैक के लिए, हैकिंग के लिए जो आपको टूल परचेज करने पड़ेंगे ना, वो आपको लाजमी परचेज करने पड़ेंगे, वो फ्री नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक बंदे ने इसी पर्पज़ के लिए बनाए हैं कि आप वो उसको सेल आउट करके अपना सिलसिला चला सकें।
तो जो यूनिक्स या लिनक्स या डेबियन है ना, ये है ओपन सोर्स। तो जो तहरीक बनी थी वो गुन्नू थी, गुन्नू नोड यूनिक्स है ओपन सोर्स, लेकिन हर ऑपरेटिंग सिस्टम किसी ना किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना है, मुंह उठा के कोई भी नहीं बनाता। जैसे मैं रेड हैट कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो रेड हैट कंपनी ने बेसिकली अपने 3 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं मार्केट में। एक रेड हैट ही है जो कि परचेज करना पड़ता है, सेम इसकी कॉपी है सेंटोस, जो कि आप और मैं पढ़ेंगे। हम रेड हैट क्यों नहीं पढ़ रहे, हम रेड हैट ही पढ़ रहे हैं। अभी मैंने कहा ये डिट्टो कॉपी है, 1% भी चेंज नहीं है सिवाय स्पेलिंग का, तो रेड हैट का दिमाग ख़राब है। फिर अगर वो दोनों चीज़ें सेम है तो दूसरा उसने क्यों ईजाद किया? डिफरेंट होता है कुछ तब भी तो ईजाद किया जाता है, तो ये उसने क्यों ईजाद किया? वजह उसकी ये है कि रेड हैट कहता है कि अगर आपने मुझसे सब्सक्रिप्शन परचेज की रेड हैट की सूरत में, तो मैं बदले में आपको सपोर्ट दूंगा। आपका सर्वर है, डाटा सेंटर है, अगर उसमें कोई चीज़ डाउन हो जाती है तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि 4-4 घंटे 10-10 घंटे अपना डाटा डाउन रखें और इंतज़ार ही करते रहें कि कब आपके डेवलपर्स को ठीक करें। बड़ी बड़ी कंपनी जिनके लाखों रुपए का टर्नओवर है पर मंथ का, पर ईयर की बात नहीं करा, पर ईयर तो बिलियंस का टर्नओवर है, वो 10 मिनट के लिए भी अपना डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर उनका कोई सर्वर में प्रॉब्लम आ गया, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, डाउन हो गया, डेवलपर्स हर एक के पास होते हैं, इंजीनियर्स हर एक के पास होते हैं। अब इंजीनियर लगे हैं टक लगे हुए हैं उसको ठीक करने, नहीं हो रहा, इशू आ जाता है, इशू फंस गया तो फंस गया। 1.5 से 2 घंटे 3 घंटे एक दिन भी लग जाता है बाज़ का, तो एक दिन के लिए वो कंपनी गई ना, उसका सारा गया स्टॉक खराब, पूरी मार्केट में जलील हो गई। तो ये डाउन टाइम कोई बर्दाश्त नहीं करता। जिस कंपनी का डाटा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है और इतना ज़्यादा उसका प्रॉब्लम है कि वो डाउन टाइम नहीं बर्दाश्त कर सकती, फिर वो रेड हैट से ये परचेज्ड वाला वर्जन लेती है जिसमें उसको सपोर्ट भी मिलती है। रेड हैट कहती है अगर आपने परचेज नहीं करना तो सारे सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे सेंटोस के अंदर, तो आप सेंटोस यूज़ करें। अगर आप अपने आप को समझते हैं मैं बहुत इंजीनियर हूँ, अगर मसला आएगा तो मैं खुद ही ठीक कर लूँगा, तो सेंटोस लें। और दुनिया में बहुत सारी कंपनी सेंटोस यूज़ कर रही हैं, पाकिस्तान में तो मोस्टली सेंटोस ही यूज़ कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तेज़ भी बहुत हैं और हम पैसे भी नहीं खर्चना चाहते। अच्छा, दुनिया में एक तीसरा फेडोरा नाम का रेड हैट कंपनी ने एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। फेडोरा एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है कि दुनिया में जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है ना लिनक्स का, उसको पहले फेडोरा पे टेस्ट किया जाता है। अगर वो फेडोरा पे कामयाब होता है ना, देन वो मूव होता है सेंटोस या रेड हैट की तरफ। क्लियर है जी? इसी तरह और भी बहुत सारी कंपनीज ने बनाया, जैसे एक सूजे लिनक्स है, दुनिया का एक फेमस सॉफ्टवेयर है SAP सैप, यकीनन नाम सुना होगा। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन सॉफ्टवेयर है ERP, ये चलता ही सूजे के ऊपर है, सूजे लिनक्स के ऊपर, और ये लिनक्स की फैमिली है। इसी तरह एक ओरेकल है, ये लिनक्स है, इसको परचेज कर लिया था रेड हैट ने, और रेड हैट को परचेज कर लिया है अब IBM ने। तो ओरेकल नाम का एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जो ERP है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ERP और फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पेड है वो सैप है और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ओरेकल है। लेकिन ओरेकल के लिए आपको बहुत सारे डेवलपर्स हायर करने पड़ते हैं, डेटाबेस इंजीनियर्स और बहुत सारा कुछ करना पड़ता है। इसलिए दुनिया ना अब SAP की तरफ मूव हो रही है कि पैसे जब दे रहे हैं तो डेवलपर्स भी उनके ही हों, हमें क्या करना है। तो इसलिए ओरेकल लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं, दुनिया में ज़्यादातर ओरेकल ही यूज़ हो रही है, उसके बहुत सारे डेवलपर्स हैं। तो इस तरह बहुत सारे इसमें भी फ्लेवर्स हैं। डेबियन की बात की जाए तो आपके पास सबसे बड़ा नाम बुंडू का आता है, सुना हुआ नाम ये बुंडू का, सबने सुना है। फिर हमारे पास काली लिनक्स आती है, हमारे पास और भी काफ़ी सारी आती हैं। इसमें एक पैरेट लिनक्स होती है, और भी बहुत सारी लिनक्स होती हैं। तो ये सारी लिनक्स जब भी आपके सामने आए या कोई एक आधा फ्लेवर आए, तो इसको देखकर परेशान नहीं होना कि मैं इस पर काम कर पाऊंगा कि नहीं। आपने बस गूगल पे जाके सर्च करना है कि इसका किस फैमिली के साथ ताल्लुक है। अगर तो उसका डेबियन के साथ ताल्लुक है, आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाएगा कि लिनक्स और डेबियन के अंदर 80% सिमिलैरिटी है। इसका मतलब 80% जो आपने कमांडें पढ़ी वो इस पर चल जाएंगी, सिर्फ 20% वो कमांडें होंगी जो कि इससे डिफरेंट होंगी, वो आपको गूगल पे आसानी से। तो हमने अभी तक जो बात की है, हमने बात की है लिनक्स के कितने वेरिएंट्स हैं और लिनक्स को कैसे डिराइव किया गया, यूनिक्स क्या है, यूनिक्स कहाँ से निकली, लिनक्स कहाँ से निकली, ये टोटल चीज़ें हमने डिस्कस की। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है? आज के लेक्चर का बेसिकली मकसद ये था कि हम थोड़ा सा आपस में डिस्कस भी कर लें, आपस में एक दफ़ा थोड़ा सा अपना नॉलेज भी एक्सचेंज कर लें। उसके जी
बेसिकली रेड हैट लिनक्स का एक फ्लेवर है। मैंने यहाँ पे कंपनी लिखी है, बेसिकली मैंने कंपनी लिखी है, ये कंपनी है। इस कंपनी ने लिनक्स के अंदर ये 3 फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, ठीक है। इसी तरह लिनक्स के अंदर एक कंपनी है सूजे के नाम की, जिसने सूजे इंट्रोड्यूस करवाई है, फिर एक ओरेकल इंट्रोड्यूस करवाई है। तो मैंने आपको लिनक्स के फ्लेवर्स लिख कर दिखाए हैं कि दुनिया में इस टाइम फ्लेवर्स कितने मौजूद हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? जी, ऑनलाइन में किसी का कोई क्वेश्चन है जी? ओके जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा। हमारी काफ़ी सारी डिस्कशन भी हुई है आज के लेक्चर के हवाले से और लिनक्स के फ्यूचर के हवाले से कि लिनक्स का फ्यूचर क्या